लास्ट टाइम हमने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, अब हम 9.2 में प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे। और प्रोपोर्शन का जो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है इसमें, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन, द साइन, ये जो ये हमारे पास मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ये हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन है, ये ऐसे 4 डॉट्स, ठीक है। ये आपने छोटी क्लास में प्रोपोर्शन सॉल्व भी की हुई है। इसका स्क्रीन का कोई इशू है, सेटिंग नहीं हो रही, एक सेकंड वेट करें क्लास। अब ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नॉन एज प्रोपोर्शन, और ये जो साइन मैंने आपको यहाँ पे 4 डॉट से लिख के दिखाया है, ये वाला is used for proportion. Thus the sign proportion or the sign of equality is used to equate the two ratios. कह रहा है ये जो साइन है, हमने ये वाला पढ़ा है, ये 4 डॉट्स वाला, ये वाला साइन या फिर जो इक्वल साइन है, ये किस चीज के लिए यूज होता है? हमारी जो है दो चीजों के दरमियान रेशो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो चीजें लेती हूँ, एक का नाम रखती हूँ ए, एक का नाम रखती हूँ बी। इन दोनों के दरमियान कोई रेशो है और कोई और 2 वैल्यूज है, उनके दरमियान रेशो है सी एंड जी, ये 2 वैल्यूज हैं, इनके दरमियान भी रेशो है। तो अगर मुझे इनको आपस में कंपेयर करना है या इनके आपस में इक्वेट करना है, तो मैं या तो इस तरह के साइन से यूज करूंगी या मैं इसको प्रोपोर्शन वाले साइन से यूज करूंगी। यहाँ पे उन्होंने यही बात एक्सप्लेन की है जो मैंने लिखी हुई है, बोली आपको। एंड वी रीड इट एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी। मतलब इस मैथमेटिकल लाइन को हमने पढ़ना कैसे है कि ए इज टू बी बिल्कुल ऐसा है जैसा सी इज टू डी है, यानी कि इन दोनों के दरमियान रेशो वैसी है जैसी सी और डी के दरमियान। अब हमारे पास इस प्रोपोर्शन को हम इस तरह से एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर आपके पास ये है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो आपको पता है आप ए रेशो बी को किस तरह से लिख सकते हैं? ए डिवाइडेड बाय बी, और प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं इक्वल, और इसको लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाय डी। और आपको पता है मैथ्स में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर से आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि आपका इस तरह कोई क्वेश्चन हो और उसके बीच में कोई अननोन आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारी वैल्यूज नोन हो जाए और एक अननोन हो जाए, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शन 3:15। प्रोपोर्शन हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, इसको हम खुद से नेम दे लेंगे, जो मिसिंग टर्म है उसको मैं कह लेती हूँ लेट एक्स बी द मिसिंग टर्म, और आगे क्या है रेशो 60। तो इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कैसे बन जाएगा हमारे पास? 3:15 इज इक्वल टू एक्स रेशो 60। ये एक्स जो है वो अननोन है, इसको निकालने के लिए 3 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू एक्स रेशो ऐसे। अब इनकी हम दोनों को चेंज करके डिवाइड में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 60 से, और x जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो x 15 के साथ आ जाएगा, वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे आपके सामने किया भी हुआ है। इस तरह से हम मिसिंग टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर मिसिंग टर्म्स के अलावा हमें कोई इस तरह की वैल्यूज दे दी जाए जिसको पहले कि आप खुद से प्रोपोर्शंस में लिखें और देन सॉल्व करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैप यूजेस अ स्केल ऑफ 1/4 इंचेस इज इक्वल टू 30 माइल्स, ठीक है। और ऑन अ मैप 2 cities are 3 1/8 inches apart. How many miles apart the 2 cities? यानी इसके इंचेस बता के माइल बता दिया है, साथ में इसके इंचेस बता के इसका माइल मिसिंग है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली पहले देखेंगे। हम कहेंगे लेट डी जो है वो मिसिंग है हमारे पास, यानी लेट द सिटीज हमारे पास बी डी माइल्स अपार्ट, यानी कि जो वो हैं वो कितने फासले पर हैं, डी फासले पर। खुद से सपोज कर लेते हैं हम। और फिर हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान रेशो दी हुई थी कितनी, 30:1/4, यानी कि इनके दरमियान ये रेशो हमारे पास थी। तो फिर हमने जो जिसके साथ निकालनी है वो हमारे पास ये वाली टर्म मिसिंग है, यानी कि माइल्स वाली टर्म मिसिंग है। तो उसमें होंगी डी रेशो डी 1/8, एक ये रेशो बन जाएगी, एक ये रेशो बन जाएगी। और क्योंकि हमने इसको निकालना है इसके बिहाफ पे, यानी इससे इक्वेट करके, तो मैं इनके दरमियान प्रोपोर्शन का साइन ले लूँ। तो अब मैंने ये जो सारी मेरे पास मैथमेटिकल लिखी हुई थी इसे मैथमेटिकल कन्वर्ट किया है। आप भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे जब भी चारों होंगे उनको गौर से देखेंगे कि किन दो के दरमियान रिलेशन रेशियोज में है और किन को उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने दूसरी टर्म को लिख के मिसिंग टर्म को नेम दे लेना है और फिर यहाँ से ये अननोन निकाल लेना है। इसी तरह ये सारे हमारे पास दिए हुए हैं, हम कर सकते हैं। ये टाइम्स, आवर्स, वर्कर्स, इनकी निकालने के लिए कि इसके प्रोपोर्शन इतनी, इसके प्रोपोर्शन इतनी, क्या वैल्यूज निकलती हैं। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जो आप क्वेश्चन कहेंगे वो मैं करके दिखा दूंगी और कुछ मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी, वो आप खुद कर लेंगे। बल्कि एक इस तरह का भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं। इससे पहले तो नहीं कोई आया। ये थोड़ा फोकी है हमारे पास, कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसके भी आपने छोटी क्लास में जो है वो उर्दू मीडियम जो अपने बुक्स पढ़ी हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चंस किए हुए हैं कि अगर इतने दिनों के लिए इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं तो फिर इतने अगर यूनिट्स बनाने तो इतने दिनों के लिए कितने वर्कर्स काम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। तो ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो कह रहा है इस तरह के भी प्रोपोर्शंस वगैरह से सॉल्व होते हैं और इसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शंस इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोपोर्शन आई ना कि इन दो के बिहाफ पे, हमने इन दो के बिहाफ पे एक रिलेशन इक्वेट करने के लिए ली। लेकिन अगर हम लोगों को इसके साथ यानी कि दो से ज्यादा एक और बीच में इन्वॉल्व हो जाए, थर्ड टर्म भी, तो हम बोलेंगे हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन आ गई है, कंपाउंड प्रोपोर्शन आ गई। ये देखें यहाँ पे उसने खुद डेफिनेशन में भी लिख दिया है, अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग इसको राइट कर लें। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शंस इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। जैसे एक प्रोपोर्शन आपने पढ़ी, अगर एक से ज्यादा वापस 2 या 2 से ज्यादा 3 4 के दरमियान आ जाए तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। और इसकी एग्जांपल उसने दे दिया, मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ 50 पर्सन्स वर्किंग 8 आवर्स डेली। एक सारा डाटा कंप्लीट हुआ। क्या उसने कहा, उसने हमें तीन चीजों के बारे में बात की। सबसे पहले उसने किसके बारे में बात किया, मैनेजर प्लान टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स, यानी सबसे पहले वो यूनिट्स की बात कर रहा है विद द हेल्प ऑफ 50%। उसके बाद वो जो पर्सन है उनकी बात कर रहा है, लेकिन वो पर्सन पहले यूनिट के अंदर कितने घंटे काम करेंगे, आवर्स। इसकी तरतीब ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे आवर्स लेते हैं, कितने आवर्स काम कर रहा है, 8 आवर्स काम कर रहा है। इसके बारे में बताया कितने, हमारे पास 200 यूनिट्स में 8 आवर्स वो काम कर रहे हैं। और टोटल वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, 50। यहाँ पे हम वर्कर्स देखते हैं और वर्कर्स हैं 50। इसी तरह वो कह रहा है इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी डिस्कस द सॉरी हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी मेड बाय 80 पर्सन्स इफ दे वर्क 6 आवर डेली। अगर वो 6 घंटे डेली काम करें कितने यूनिट्स बना सकेंगे। और पर्सन्स भी बढ़ा दिए उसने, ना सिर्फ उसने पर्सन्स बढ़ा बल्कि सॉरी आवर्स उसने पहले 8 लिए थे, अब 6 कर दिए। कहता 6 आवर्स में आवर्स कम कर दिए, वर्कर्स बढ़ा के 80 कर दिए। 80 वर्कर्स काम करें तो गेस करें कितने यूनिट्स हैं जो बना पाएंगे। अब हमारे पास ये डाटा है, अब इस डाटा को मैथमेटिकली इस तरह प्रोपोर्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कहता है इसके बाद आप एरोज के निशान लगाएं इस तरह,
जिस तरह यहाँ पे लगाए हुए, और इसको प्रोपोर्शंस में लिख लें। तो उसने क्या लिखा है हमारे सामने कि x डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू इसकी और इसकी दोनों की जो है आपस में 6 बट डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 50। ये हमने इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रॉब्लम। डायरेक्ट प्रॉब्लम हमेशा एरोस इस तरह से आएंगे। दो डायरेक्ट प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि हमारे पास if number of workers increase, the number of units increase. If the working hours increase, then the number of units increase. हमारे पास डायरेक्ट प्रॉब्लम से मुराद क्या है, जो हमने नेट निकालनी है, अगर वो पिछले वाले में कम थी, फॉर एग्जांपल वर्कर्स यहाँ 50 थे तो यूनिट्स 200 बन रहे थे। अब अगर उसने वर्कर्स 80 कर दिए हैं तो यूनिट्स भी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है। क्या है इसमें, वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो साथ में यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं। सेकंड है इफ द वर्किंग आवर्स इंक्रीज देन द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज। अगर वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली आवर्स है वो कम हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्रीज का प्रॉब्लम बनना चाहिए। ये शायद उसने वैसी गाइडलाइन के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं उसने क्या कहा, इन द लाइट ऑफ above inclusive we use all arrows in the same direction indicating the direct proportion problem as follows। हालांकि ये डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, हमें स्टे कर गया है क्वेश्चन के अंदर। जो ऑथर की बुक है उसने कहा है अगर वर्कर्स हमारे पास 80 हैं तो यूनिट्स बढ़ जाएंगे, उनके पहले 50 वर्कर्स थे। इस तरह पहले वो 8 घंटे काम कर रहे थे तो सिर्फ 200 यूनिट्स बन रहे थे। अब वो 6 आवर्स काम कर रहे हैं, आवर्स तो कम हुए हैं, तो इनके लिए तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना। तो इस वाले एग्जांपल में तो दोनों में डायरेक्ट नहीं मिले। अगर डायरेक्ट मिले तो हम यही सिनेरियो रखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो 6 आवर की जगह यहाँ पे कह देता हमें 10 आवर्स, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास वर्किंग आवर्स इंक्रीज। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देख लें, अगर आप सिंपल नहीं देखें तो पर्सन जो बढ़ रहे हैं तो फिर आवर्स भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पर्सन हैं वो पहले 50 थे, अब 80 हुए हैं। अगर वो 6 आवर्स 2 आवर्स कम भी कर दिए हर वर्कर के, लेकिन वर्कर्स फिर भी ओवरऑल हम जब देखेंगे तो इनके ज्यादा घंटे बन जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखें, इस लिहाज से हम कह सकते हैं ये हमारे पास डायरेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, एक ये भी इसका एस्पेक्ट हो सकता है। देख लेते हैं बहरहाल आगे इसको वो किस तरह लेके चलता है। इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। Rupees 4,000 are sufficient for a family of 4 members for 10 days. For how many days rupees 15,000 will be sufficient for a family 5 members? डाटा लिख लेते हैं, डेज फिर मेंबर्स और फिर रुपीस। पहले उसने कहा है कि हमारे पास 10 जो है वो डेज हैं। 10 डेज में हमारे पास फैमिली कितने हैं, 4 मेंबर्स हैं। ठीक, और उनके लिए 4,000 सफिशिएंट, ये लिख लिया। 10 डेज में 4 मेंबर्स के लिए 4,000 सफिशिएंट है। तो कहता बताओ कितने डेज के लिए यही सब कुछ रुपीस कितने होंगे, 15,000 विल बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली मेंबर्स ऑफ 5। फैमिली मेंबर्स बढ़ गए तो जाहिर बात है हमारे पास खर्चा जो है बढ़ेगा। पहले 4 थे अब जो 5 है, लेकिन रुपीस बढ़ गए, रुपीस भी बढ़ गए। तो इसमें भी मुझे डायरेक्ट और इनवर्स दोनों रिलेशन नजर आ रहे हैं। बारी बारी देखिए, पहला क्या है, देन द नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस इफ मेंबर्स इंक्रीजेस। कहता है अगर आपके हमने देखना है अपने डेज के साथ कंपेयर करना है बारी बारी। हमने कहता है देखना है कि द नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर जाते हैं तो फिर क्या होगा, इफ मेंबर इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज करेंगे। नंबर 2, देन द नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, तो फिर क्या हो रहा है मैम? ये आपने अगर रुपीस इंक्रीज करेंगे तो फिर डेज इंक्रीज करेंगे, अगर मेंबर इंक्रीज करेंगे तो डेज डिक्रीज करेंगे। मैम यहाँ पे ये आपने बताने में थोड़ा गलती की है। नहीं, दोबारा गौर से सुने, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमने इस अमाउंट के रिस्पेक्ट देखना है। पहले हमारे पास अमाउंट क्या आ रही है, 4,000 है। 4,000। अब हमारे पास क्या है, अमाउंट 15,000 15,000 में। तो ये देखिए ऊपर हमारे पास क्या है, for how many days rupees 15,000 will be sufficient for a family of 5 members।
अगर हमारे पास जो फैमिली वो बढ़ रही है तो ये भी तो साथ में देखें कि अमाउंट बढ़ रही है। नहीं मेरा पॉइंट क्लिक किया? मेरा ये कहने का मतलब जी है मैम कि समझ। हाँ जी, अगर हमारे पास जो अमाउंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन आता है, थोड़े थोड़े पैसे थोड़े दिन गुजारा, ज्यादा पैसे ज्यादा दिन गुजारा, सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह लें, ठीक है। इसी तरह जी मैम। थोड़े लोग थोड़े लोग थोड़ा दिन, ज्यादा लोग ज्यादा खर्चा। कम दिन। बेटे दोबारा गौर सुने, फिर से सुने। थोड़े से पैसे हैं, 4000 है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन गुजारा हो रहा है। किसी ने कहा नहीं नहीं 15,000 ले लो, तो क्या होगा? ज्यादा दिन गुजारा है। थोड़े जी पैसे मैम। थोड़े दिन गुजारा, ज्यादा पैसे ज्यादा दिन गुजारा, डायरेक्ट रिलेशन। ये है डायरेक्ट रिलेशन। अब इनडायरेक्ट की एग्जांपल देखें। थोड़े लोग जारीबत खाना ज्यादा दिन चलेगा, थोड़े लोग खाना 10 दिन चल रहा है। लोग ज्यादा हो गए तो खाना कम दिन चलेगा। अभी हम पैसों को इग्नोर कर साइड पे करेंगे, सिर्फ अब मेंबर्स की बात सुने। अगर हमारे पास 4 लोग हैं तो वो 10 दिन तक खा रहे हैं, अगर लोग जो है वो 5 हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा? दिन कम नहीं हो जाएंगे? जी मैम, फिर वो कम दिन हो जाएंगे। यही मैं पिछले क्वेश्चन में भी यही कहना चाहती थी कि आवर्स की वजह से वहां पे हमारे पास रिवर्स रिलेशन आता था। एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक इनवर्स रिलेशन है। पिछली एग्जांपल में भी सेम यही चीज थी, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ली थी, लेकिन वहां पे उसने मिस्टेक कर दी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं की। यहाँ पे क्या है, पैसे, और ये देखें जब हमारे पास है तो ये डायरेक्ट रिलेशन और एक हमारे पास इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो जब इस तरह होगा तो फिर एरोज के निशान ऐसे आएंगे। इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए हम खुद से सेट कर लेंगे कि हमने डायरेक्ट के लिए ये रखना है। तो हम कहते हैं अगर मैं इससे इस पर आती हूँ, इस डे से इस पर आती हूँ, तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या उल्टा हो गया, 4 to 5 जाएगा और पैसे फिर 15 to 4 आएंगे, ठीक है। पिछली वाली एग्जाम्पल में भी मैं यही कहना चाही थी कि पहला हमारे पास डायरेक्ट आता है, लास्ट वाला भी डायरेक्ट आता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो यूं आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या रिलेशन बन जाएगा, x/10 इज इक्वल टू 4/5 multiplied by 15,000 4,000। ये आपको मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बताया है कि कैसे इन क्वेश्चंस में लेना। छोटी क्लासेस में बल्कि हम तो क्या करते थे, एन बनाया करते थे, राइट एन बनाते थे, और एक हम लोग ऐसा एन बनाते थे। ये हम डायरेक्ट रिलेशन के लिए बनाते थे, ये हम इनडायरेक्ट रिलेशन के लिए बनाते थे। याद है छोटी क्लासेस में कि नहीं याद? ये किया हुआ किसी ने? नो मैम। मैं पहले क्या करती थी, क्वेश्चन की स्टडी करती थी। इस क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद जो मुझे याद आ रहा है, मैंने काफी पहले छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद मैं करती थी कि अगर तो ये डायरेक्ट है तो मैं ये वाला एन बना देती थी, अगर ये इनडायरेक्ट है तो मैं ये वाला एन बना देती थी। क्वेश्चन लिख के ना, उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज होती थी, तो फिर मैं वो अननाउन निकाल लेती थी इजीली। इसमें हमारे पास वैल्यू बढ़ गई है, दो एक साथ दो रिलेशंस आ गए, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखना पड़ा है। तो इनवर्स और डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन जब आप देखें तो आपने नीचे वाला डाटा छुपा देना जो उसने दिया हुआ है, बस आप लोगों ने इतने डाटा को देखना है, इतने डाटा को, और इसके मुताबिक खुद बात करनी है। थोड़े पैसे, क्योंकि पैसे बढ़ रहे हैं, थोड़े पैसे तो थोड़े दिन कवर हुए, ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा दिन कवर होंगे, डायरेक्ट रिलेशन। थोड़े लोग तो ज्यादा दिन चलेंगे, ज्यादा लोग हो जाएंगे तो थोड़े दिन चलेंगे, इनवर्स रिलेशन। करके देखें आप लोग इस, तो आप लोगों को फिर पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। खुद से इसको रिवाइज करके देखें माइंड में, फिर हम एक दो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं एक्सरसाइज में से, तो और क्लियर हो जाएगा। रिलेशन निकल जाएगा, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं, एक्स की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे। कंपाउंड के बाद हमारे पास है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चंस आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ द फर्स्ट इज रिलेटेड टू द सेकंड, the second is related to the third, and third is related to the fourth, and so on। कहता है अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है अपना प्रोपोर्शन है वो सेकंड से रिलेट कर जाए, सेकंड है वो थर्ड से कर जाए, थर्ड जो फोर्थ से कंटिन्यू
रिलेशन बोलते हैं, जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई, नवाज, शहबाज एंड फराज हैव टू डिवाइडेड पीस ऑफ land among themselves. The area of this piece of land is 804 square meter. If the ratio between the shares of Nawaz and Shehbaz is 7:4 and the ratio between the shares of Shehbaz and Faraz is this, find the shares of each. तो सिंपल उसने स्टार्ट किया, किससे किया है, रेशियो बताकर स्टार्ट किया उसने शहबाज की। पहले तीनों नाम लिख लेंगे जो जो वहां पर हमें दिए होंगे। एक उसने हमें नवाज दिया, एक उसने हमें शहबाज दिया और एक उसने हमें फराज दिया। तो हमने इनकी रेशियोज को आपस में रिलेट करना है। पहले उसने कहा कि आपके पास किस किस के दरमियान रेशियो है, if the ratios between the, किधर गया, ये रहा ये, shares of नवाज एंड शहबाज, इनके दरमियान रेशियो कितनी है, 7:4 की। इनके दरमियान रेशियो है 7:4 की। और एंड द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ शहबाज एंड फराज, और फिर उसने किसकी रेशियो दी, शहबाज और फराज की, वो कितनी है 5 और 3। इन दोनों के दरमियान ये रेशियो है, इन दोनों के दरमियान ये रेशियो है, ठीक है। उसके बाद आप इनकी जो है एरोस कैसे बनाएंगे, ऐसे बनेंगे, इस तरह हमारे क्वेश्चन जो है वो लिखा जाएगा। और उसके बाद उसने कहा सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियोज, ये उसने कहां से निकाला है, ये बताएं जरा, ये आप बताएंगे मुझे। मैम मल्टीप्लाई करके 7 और 5 को, 4 और 3 को, और भी बाकी बच्चों को समझ में आया। ये हमने यहाँ से निकाला है कि नवाज की इसके 5 के साथ 7, 5 35, 5 4 20, ये मेथड दिया उसने रेशो को सॉल्व करने का। और 4 को 3 से 12, फिर उसके बाद क्या किया, इनके तीनों की रेशो को आपस में ऐड करके एक वैल्यू लिए, फिर बारी बारी उनका शेयर निकाल देंगे। ये कंटिन्यूड रेशो का मेथड है जो आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। पहले आप इनकी रेशोज को यूं लिखेंगे और बाद में यूं एरो लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसके बगैर करना चाहें किसी और मेथड से करके देखें, इन द एंड आपका जवाब फिर भी हर एक का हिस्सा यही निकलेगा। ये कंटिन्यूड दी हुई है, अगर आपसे कंटिन्यूड वाले मेथड से नहीं करें, सिंपल मेथड से भी रेशो को सॉल्व करके देखें, इन द एंड वही जवाब आएगा जो इसका आता है। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो गई है जिसके अंदर मेरा नहीं ख्याल आपको ये क्वेश्चन 1 करवाने की जरूरत है। अननाउंस वाले आप खुद कर सकते हैं इजीली, ये भी अननाउंस वाले हैं, ये भी आप कर सकते हैं। वो है ना इस तरह की, इसमें से आप जो बोलेंगे आपको कर दूंगी। इस टाइम यहाँ पे हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं। जिस क्वेश्चन का आपको नहीं पता वो आप करवा लें, पहले इस पेज में से कोई करवा लें। मैम ये जो डॉलर्स वाला दिया हुआ है ये कर दें, प्रॉपर्टी टैक्स का। नहीं, क्वेश्चन नंबर बोलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, property rate for dollar, yes tax rate in a certain state is this for every 120 in property value. ओके और दो चीजें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है हमें डॉलर और दूसरा हमें दिया हुआ है certain state is this tax rate in certain state, tax rate है ये डॉलर में for every $120 in property value, जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट टैक्स दिया हुआ है। एक हमें टैक्स दिया हुआ है डॉलर में, एक प्रॉपर्टी वैल्यू दी है, ठीक है। दोनों ही डॉलर्स में दिए हैं टैक्स और प्रॉपर्टी। पहले वाले के लिए उसने कहा कि 1.75 टैक्स है किस प्रॉपर्टी पर, 120 की प्रॉपर्टी, एक रेशो दे देते हैं। और उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है जी if a home has a property value of this, how much will be its property tax। दूसरी वाले केस में उसने हमें टैक्स और प्रॉपर्टी में से टैक्स और प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी दी है 2,8,6,8,0,0 और टैक्स पूछती है। तो आप देखें क्या रिलेशन बन रहा है, इसको मैं एक्स कह लेती हूँ, रेशो 2,6,8,0,0 और इनके दरमियान रखती हूँ प्रोपोर्शन और यहाँ रखती हूँ 1.75 रेशो 1, ठीक है। इसको आपको पता है कैसे करना है, x डिवाइडेड बाय दिस थिंग इज इक्वल टू 1.75 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, और आप सॉल्व कर लेंगे जो भी x का आंसर आएगा। समझ में आया?
यानी इतनी प्रॉपर्टी पे इतना टैक्स है तो इतनी प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स होगा, दिस इज द क्वेश्चन। और बताएं 12th तक कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो करवाऊं। जो भी स्टूडेंट को लगता है कि एक दफा पढ़ लेना स्टेटमेंट को, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो स्टेटमेंट पूछ लें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 9.3 स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे बच्चों बोलें। मैम 6 a map use a scale of 1/3। ये बहुत आसान है, इसकी आपकी एग्जांपल भी दी हुई है, कोई और मुश्किल करवा लें, ये तो बिल्कुल सेम एग्जांपल वाला है कि आप लोगों को इंचेस और माइल दिए हुए हैं और फिर दोबारा पूछा हुआ है ऑन 1-2 सिटीज आर दिस इंचेस अपार्ट, तो उसके माइल्स निकालें। यानी कि एक के इंच लिखेंगे, एक के माइल्स लिखेंगे, फिर एक के इंच लिखेंगे, एक के माइल्स लिखे हुए, इसके इंच और माइल्स दिए हुए हैं और आपको इसके इंच भी दे दिए हैं, आपने फिर माइल निकालने। यानी कि आपके पास जो चीज मिसिंग है वो आप लोग रेशो से निकालने। ठीक है, यस मैम। अगर आप शुरू में रखना चाहते हैं अननोन वाली वैल्यू यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप माइल्स और मैम क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 4 तो बहुत सिंपल है। 4 तो वैसे भी 30 सेकंड का क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए। कैसे है, 6 डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 12a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो a प्लस b है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 3a प्लस 3b। a इसको हम इकट्ठा कर देंगे, b सेपरेट हो जाएंगे। a हमारे पास आ जाएगा 12a माइनस 3a इज इक्वल टू 3b। इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 सॉरी ये 12 9a इज इक्वल टू 3b। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, b की उसने कहा था b 3 है, इस b की जगह भी 3a लिख दें। 9a इज इक्वल टू 3, b की जगह क्या लिख देंगे 3a। 3 3s आर 9a 9a, ये देखिए दोनों तरफ 9a आ गया ना, ये कट के क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ गए। ये हमने प्रूव करना था। अगर यहाँ से ये यूं भी यहाँ तक ये नहीं भी करना तो इसके आगे आप ये भी कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे आप लोगों ने ये आंसर निकाला है 12 माइनस 9a क्या गया 9a इज इक्वल टू 3b। इसको आप कहेंगे 3 वहां जाके डिवाइड कर देते, 9a डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, 3 से कट के 3a। तो आपने प्रूव कर दिया b इज इक्वल टू, चाहे इस तरह से प्रूव कर दें चाहे राइट एंड लेफ्ट इक्वल प्रूव कर दें। क्लियर हो गया? यस मैम। क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको इर्द गिर्द बिल्कुल वॉइस नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, आपका पूरी फुल कंसंट्रेशन आपके क्वेश्चन पे होनी चाहिए। फिर आप अननाउंस को देखते हुए आराम से जो है देखेंगे कौन सी इनकी प्लेस है और डायरेक्शन कौन सी है। मैं कही थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला आपको क्वेश्चन देखते ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा बार बार इसी का 12 क्वेश्चन देखें तो देखिए जरा आप लोग जी बताएं मैम। 10 मैं 6 बता मैन कैन पेंट। पढ़ें जरा इसको। 6 मैन, क्लास कट जाएगी तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। 6 मैन कैन पेंट ए हाउस इन 4 days। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 men आर एम्प्लॉयड? क्या इनवर्स है या डायरेक्ट कैसे है? पहले तो हम लिख लेते हैं हो क्या रहा है, डेज है, हाँ 6 मैन है, मैन और डेज है, तो हम पहले क्या लिख लेते हैं डेज लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं मैन। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या कहा कितने 6 men कैन पेंट ए हाउस इन 4 days। 4 days 6 आदमी मिलके 4 दिन को एक घर में पेंट करते हैं। तो उसने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 men आर एम्प्लॉयड। अगर 3 कर दिए जाएं तो कितने डे लगेंगे? देखें बेटे, ज्यादा थे तो ज्यादा, यानी आदमी जो थे वो ज्यादा हैं तो वो 4 दिन में कर रहे थे, आदमी कम हो गए तो और ज्यादा दिन लगेंगे ना। जी मैम। अगर वो कहता आदमी ज्यादा हो जाते 6 से 9 हो जाते तो हम कहते ज्यादा आदमी कम दिन,